So, hello everyone, welcome back to Being Economist YouTube channel. So, as you know कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो कंटिन्यू है फॉर जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर एग्जामिनेशन. नाउ डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है जेकेपीएससी की तरफ से. बाकी चीजें भी सब क्लियर हैं, एग्जाम की डेट, टाइमिंग, everything is available now. Now we have to complete the syllabus timely and also complete our revisions. So जिसके लिए हमारे 3 यूनिट्स यहाँ पे चल रहे हैं, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया एंड इन्वायरमेंट. ठीक है, जो स्टूडेंट नए जुड़ते हैं हर बार चैनल के साथ उनके लिए बता दूं. प्लस हमारे 3 यूनिट्स दैट इज जेके इकोनॉमी एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. ये 6 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट. जो यूट्यूब के सेशन जैसे ये वाले 3 जो थे ये यूट्यूब के हैं, और ये 3 जो यूनिट हैं सेकंड 3 ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज बीइंग इकोनॉमिस्ट. यहाँ पे आप देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप बीइंग इकोनॉमिस्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से. इस तरह की ऐप है हमारी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा. अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बीइंग इकोनॉमिस्ट तो आपको ये ऐप मिलेगी. और इसके अंदर हमारे 3 यूनिट्स दैट इज जेके इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ये तीनों अवेलेबल हैं. इसके साथ साथ इसमें जो चीज एक अवेलेबल है दैट इज मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट और आपकी पीपीटीज. ठीक है, पीपीटीज कौन सी? ये माइक्रो, मैक्रो एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं. बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ. सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप एक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड सेकंड हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे दोनों के डिस्क्रिप्शन लिंक में है. सॉरी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से जाके आप इन्हें डाउनलोड करें, इन्हें देखें, ऐप डाउनलोड करें, ये ज्वाइन कर लें हमारी सभी अपडेट्स के लिए. ठीक है, नाउ एक बार सिलेबस के ऊपर एक नजर घुमाएंगे और उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे जल्दी से, क्विकली, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सबसे पहले, काफी टाइम सबसे पहले, अभी सिलेबस भी नहीं आया था, उससे पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया था. नेशनल इनकम आइडेंटिटीज में आपने सब चीजें पढ़ी हैं, मैंने अच्छे से पढ़ाई है. एनएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक है, एनडीपी हो गया, ये सारी क्या है, ये नेशनल इनकम आइडेंटिटीज हैं. ठीक है, जिन्हें हमने नेशनल इनकम कंसेप्ट के नाम से भी पढ़ा था. ठीक है, आप वहां से जाके ये सारा सबसे पहला लेक्चर हमने यहीं से शुरू किया. नाउ थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल और कीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं. इसमें मोनेटरिस्ट रहते थे, उन्हें मैं कवर करने की एक सेपरेट वीडियो में, छोटी सी वीडियो बना के कवर करने की कोशिश करूंगा. नाउ हमारे पास यहाँ से फॉर द टाइम बिंग मैंने इसे स्किप किया था और मैं सीधा आया था कंजम्पशन फंक्शन की थियरीज में. ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक सारी थियरीज ही कवर की थी या नहीं की थी, मैं उसे एक बार देख लूंगा. ठीक है, ये जो पोर्शन हमने स्किप किया था काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आईएसएलएम मॉडल. तो आज का जो टॉपिक है वो आईएसएलएम मॉडल ही है. और आईएसएलएम इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, इसको आप टाइम देके पढ़े आराम से. अगर आप 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आप फॉर श्योर अभी जा सकते हैं. अगर आपके पास में 1 घंटे 2 घंटे का टाइम है तो इस वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा. आईएसएलएम मॉडल भी पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस. ठीक है, इसके रिलेटेड टॉपिक है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है. जब हम आईएसएलएम मॉडल पढ़ते हैं तो अपने आप में मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसमें ये देखना है कि इसके ऊपर जो इफेक्टिवनेस है किसकी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की. ठीक है, ये क्या चीज है हम इसे पढ़ेंगे. मैं इसे आपको अच्छे से पढ़ के बताऊंगा इस पूरे सेशन में कि कैसे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सॉरी फिस्कल पॉलिसीज जो हैं वो काम करती हैं आईएसएलएम मॉडल के केस में. सबसे पहले तो आईएसएलएम मॉडल ही पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे. ठीक है, तो मतलब यहाँ तक हमारा जो है वो आज कवर होने वाला है, हमारा जो सिलेबस है. ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये दोनों एक ही लेक्चर में मैं कवर करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन थोड़ा सा ही इसमें है, कुछ ज्यादा एबीसी नहीं है इसमें. एक मैंने अपना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी के नाम से हम जानते हैं कि इसका कंसेप्ट है, इसे हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कंसेप्ट पढ़ेंगे. और टोबिन का क्यू मॉडल, ऑलरेडी मैं टोबिन क्यू मॉडल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ. फिर से मैं मॉनेटरी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोबिन का क्यू मॉडल, क्योंकि टोबिन का क्यू मॉडल
कैपिटल की एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ एक एक्सटेंशन है, इसलिए इसको इसमें ऐड किया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। और मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों को ही मैं हो सकता है साथ में ही कवर करूं एक लेक्चर में, अगर अप्रोप्रिएट लगा मुझे, अगर नहीं लगा तो मैं इसे अलग अलग रखूंगा, ठीक है। और ये इतना पोर्शन जो है आपका, यानी ये 2 लाइंस जो है ये आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जाने वाली है। उसके बाद सिर्फ हमारे पास है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में वी हैव ओनली 2 मॉडल्स, दैट इज हिक्स एंड साइमल्सन। ऑल्दो इसमें और मॉडल्स भी हैं बिजनेस साइकिल के, हिक्स है, साइमल्सन है, कल्डर है, ठीक है। कल्डर का इसमें नहीं दिया गया है। नाउ इतना होने के बाद लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक कंसेप्ट बचेगा, एक कंसेप्ट बट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज फ्लिप्स कर्व। फ्लिप्स कर्व जो है हमारा, इसके एक्सटेंशंस भी हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, इसकी वायलेशंस भी हैं, सारी चीजों को हम जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। तो हार्डली मेरे पांच लेक्चर लगा के चलें इसके बाद, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर 5 लेक्चर आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट जाके देखेंगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहीं से भी आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर जो है हमारे हो चुके हैं, आई थिंक 11-12 लेक्चर जितने भी हुए हैं। नाउ इससे ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे। पूरी पीपीटी जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नाउ वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर वी हैव ISLM मॉडल। नाउ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड, ये अच्छा मैं पढ़ा चुका हूँ आई थिंक, तो इसी में पढ़ाया है या कहीं और पढ़ाया, आई डोंट नो, आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ओके। टोबिन्स क्यू मॉडल भी पढ़ा चुका हूँ, ओके। नाउ वी हैव ISLM मॉडल। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए। Now the ISLM model for closed and open economy, nothing is more important for this point of view, that is closed and open model, open economy. We have to strictly follow the ISLM model, complete ISLM model. After that, fiscal and monetary policy effectiveness, the most important thing is this second half, fiscal and monetary policy effectiveness. तो जल्दी से सबसे पहले ISLM मॉडल स्टार्ट करते हैं, देन अगेन देखते हैं उसके बाद में क्या चीजें। जितना भी लेक्चर होगा आप पेशेंटली जो है इसे फॉलो करें, ऐसे देखें, ठीक है। नाउ द ISLM मॉडल, सबसे पहले मैं चीज क्लियर कर लूं कि ISLM मॉडल मैंने जितनी भी बुक्स में देखा, या ऑल्दो मैं जब पढ़ता था तो मैं लेक्चर्स में भी देखता था, तो किसी भी जगह पे ISLM मॉडल को उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट नहीं किया गया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है, या जिस ये कुछ रिसर्च पेपर्स से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कुछ स्कॉलर आर्टिकल से मैंने ये चीजें जो है इसमें ऐड की हैं। जैसे कि एक चीज देखें आप यहाँ पे, कितनी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इस पूरे मॉडल को समझाई गई है, कि ये एक फाउंडेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। ये चीज कहीं पे भी आपको मुझे लगता है इजिली इस तरह से नहीं बताई जाती होगी या बताई गई होगी, कि ये मॉडल एक्चुअली वर्क करता है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के लिए, ठीक है। ISLM मॉडल में हम किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको IS से शुरू किया जाएगा, LM पे, IS एक मनी मार्केट है, सॉरी मनी गुड्स मार्केट है, LM एक मनी मार्केट है, IS का मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग है, LM का मतलब लिक्विडिटी मनी है। सो यहाँ से चीजें शुरू की जाएंगी, लेकिन ना मैं जहां से चीज शुरू करना चाहता हूँ, जहां मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इस मॉडल को पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि ये मॉडल हमें बेसिकली ये चीज बता रहा है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे और कैसे इंटरेस्ट रेट वेरी करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशंस आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उससे इकोनॉमिक आउटपुट या इनकम के ऊपर, ओवरऑल इनकम, इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी, कुछ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, पहली चीज। दूसरा, यूजिंग टू कर्व्स, और ये चीजें, ये जो इंटरएक्शन है बिटवीन इकोनॉमिक आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें किसके हेल्प से बताई जा रही है? ये हमें 2 कर्व्स की हेल्प से बताई जा रही है, जो कि अलग अलग 2 इकोनॉमीज हैं। एक गुड्स जो कि IS को रिप्रेजेंट करेगी, एक LM जो कि मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा। उनका अपना इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे दूसरी इकोनॉमी के साथ में इंटरेक्ट करेगा, उस चीज की मदद से हमें ये आइडेंटिफाई करने में, रिलेशनशिप जो है वो मदद मिलेगी, या हमें समझाया जाएगा। बेसिकली आप इतना डेप्थ में, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि
इंटरेस्ट रेट जो है वो इस पूरे मॉडल में मेन प्लेयर का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, मेन फैक्टर का रोल प्ले करेंगे, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो हमें एक्चुअल में अब इससे आगे यही समझना है कि कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा या इफेक्ट होती है बेसिकली उससे इकोनॉमी, ठीक है, इतना आप याद रखें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी से, कि जैसे देखें यहाँ पे ISLM है, तो आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, और हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं, बेसिकली डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्ट होता है ना, कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। एस की बात करूं मैं, सेविंग्स, ठीक है, और सेविंग्स बेसिकली ऑफ कोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो डिपेंड करती हैं, कैसे कि जितने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे पीपल वांट्स टू सेव मोर मनी इन द बैंक्स, ठीक है, जितना बैंक ज्यादा आपको लोन देंगे, जितना बैंक्स जो है आपको ज्यादा सॉरी लोन जितना ज्यादा इंटरेस्ट देंगे उतना ज्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे लोग बैंक में, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे पीपल आर नॉट प्रेफर टू सेव देयर मनी इन द बैंक्स, वहां पे बैंक में सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने पास रखने की, अपने पॉकेट में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इस पूरे मार्केट को, जो कि मनी मार्केट है अभी, सॉरी गुड्स मार्केट है, अभी चीजें और भी क्लियर होंगी आपको, उसको इफेक्ट करेगा। इसी तरह से ISLM जो है लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई, ठीक है, लिक्विडिटी ये वही लिक्विडिटी है जो कीन्स का कंसेप्ट हम पढ़ते आए हैं, कौन सा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला, ये वही लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब, अगेन लिक्विडिटी मतलब कि कितना कैश पीपल रखना प्रेफर करते हैं, दैट इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद मनी सप्लाई, ऑफ कोर्स मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। सो आप ये देखेंगे, ये मैंने इसलिए आपको ये सारी चीजें बताएं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सेंटर ऑफ डिस्कशन है हमारा, ठीक है। उस चीज को, ये जो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ISLM मॉडल में चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो हमने इफेक्टिवनेस देखना है, ठीक है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का, वो भी देखें आप, फॉर द इकोनॉमी एंड कैन बी यूज टू असेस द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। नाउ अगर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी दो पॉलिसीज हमारे पास है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। तो यही हमने लास्ट पे देखना है कि कैसे ये दोनों पॉलिसीज जो है बेसिकली स्ट्राइक तो ISLM मॉडल पे करेंगी, बट ISLM मॉडल के पीछे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जो कोशिश है वो की जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम इस मॉडल के बारे में कि दो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक इस ISLM मॉडल में, एक है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व जिसे हम IS के नाम से जानते हैं, द फर्स्ट हाफ, एंड LM जो कि क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई, ठीक है, दैट सेकंड हाफ, वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई कर्व, ठीक है, मनी सप्लाई कर्व है ना। नो वेयर दे इंटरेक्ट, जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ आउटपुट आर बैलेंस्ड। अब एक क्वेश्चन और भी अमंग द इकोनॉमिस्ट और अमंग द नेशंस है कि क्या अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट्स होने चाहिए, जिसके अपोजिट आप देख सकते हैं कि अब वहां पे हाईएस्ट सेविंग्स भी हैं, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जहां पे ये IS कर्व और LM कर्व जो कि अभी हम बनाएंगे आगे इस तरह से ट्रैक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिया गया हमने LM और IS, जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ई, वहीं पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक आउटपुट के यहाँ उसके पैरेलल में, यही इंटरेस्ट रेट एप्रोप्रिएट है और यही बैलेंस्ड है, ठीक है। यही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे ना सेविंग्स डिस्करेज होंगी और ना ही इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज। अंडरस्टूड। नाउ सच दैट द प्रोडक्ट मार्केट, बेसिकली गुड्स मार्केट, IS, ठीक है, गुड्स मार्केट ये वाला IS इज अ गुड्स मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, अभी मैं समझाऊंगा चीजें आपको, एंड द मनी मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम है। इन अदर वर्ड्स there is just enough money in circulation to facilitate all the transactions that the economic agent wants to conduct. So what are
what are the want of these economic agents are basically investment, consumption, production. तो जब तक ये चीजें, ये वांट्स आपकी पूरी हो रही है जो आप चाहते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे कि अप्रोप्रिएट सर्कुलेशन ऑफ मनी है। हमने ये टर्म बेसिकली यूज क्यों की, अप्रोप्रिएट या इनफ, क्योंकि जब मनी की सप्लाई एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट लेके आती है, या मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसके भी अदर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए एक अप्रोप्रिएट या इनफ मनी इन सर्कुलेशन होना काफी जरूरी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली एक छोटी, इससे पहले मैं एक छोटी सी डिस्कशन आपको बता दूं गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के लिए। गुड्स मार्केट, ठीक है, जिसको कि आज के हमारे सेशन में IS रिप्रेजेंट करने वाला है, और हमारे पास है दूसरा क्या बोला मैंने, मनी मार्केट। मनी मार्केट जिसको कि LM रिप्रेजेंट करने वाला है। ध्यान से सुन ले जल्दी से। गुड्स मार्केट, जो नॉर्मल मार्केट आप देखते हैं जहां पे आप लोग जाते हैं, कंज्यूमर लोग जाते हैं, जहां पे चीजों की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। आम मार्केट जिसे आप देखते हैं, ये गुड्स मार्केट हो गए। और दूसरी तरफ है हमारे पास मनी मार्केट। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। इस तरह का मार्केट जो या तो 1 ईयर का होगा या लेस देन 1 ईयर होगा। ठीक है, लेस देन 1 ईयर होगा। जैसे कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा, जैसे कि इसके अपोजिट एक मार्केट होता है, दैट इज कैपिटल मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट होता है जो कि लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। कैसा मार्केट होता है? लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। लॉन्ग टर्म मार्केट होता है और मोर देन 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। इस तरह के मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। लेकिन इसके अपोजिट का मार्केट एक है, दैट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट की एग्जांपल क्या है? जैसे कॉल मार्केट। ठीक है, जैसे कॉल मार्केट। कॉल मार्केट क्या है? सपोज दैट किसी बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स हैं या रेशियो जो रिजर्व्स हैं उनकी शॉर्टेज हो जाए और उसे इमीडिएट जरूरत पड़े पैसों की। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये मार्केट, ये जो बेसिकली बैंक है, ये दूसरे बैंक को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल इन द सेंस कॉन्टेक्ट करेंगे और वहां से ओवरनाइट लोन्स लेंगे। एक बैंक दूसरे बैंक से ओवरनाइट लोन लेगा और इसकी वैलिडिटी एक दिन से लेके 14 डे तक होती है। ठीक है, एक दिन से लेके 14 डे, वन डे टू 14 डे, या तो एक दिन का होता है या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक एग्जांपल है मनी मार्केट की। अंडरस्टूड? ये एक एग्जांपल है मनी मार्केट। मनी मार्केट कोई अपने आप में जैसे गुड्स मार्केट है, कोई मार्केट लगेगा, इस तरह का कोई मार्केट नहीं होगा। मनी मार्केट सिर्फ एक इमेजिनरी मार्केट है हमारे माइंड में, जो कि लेस देन 1 ईयर होगा। और उसके कुछ रियल एग्जांपल्स भी हमारे पास में हैं, जैसे टी बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट में आएंगे, कार मार्केट मनी मार्केट में आएगा, या और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि मनी मार्केट और गुड्स मार्केट क्या है। ठीक है, सो आप देखें यहाँ पे द मॉडल वाज ओरिजिनली, थोड़ा सा मॉडल के बारे में, कब आया, कैसे आया, डेवलप्ड बाय 1930s बाय J.R. Hicks, who has expanding the idea of J.M. Keynes। बेसिकली J.M. Keynes का आइडिया एक्सपेंड किया इन्होंने। एट द टाइम कंट्रोलिंग the money supply was seen as the more important lever for policy makers than the typically in today's। तब के टाइम पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एक मेजर टास्क माना जाता था और एक इंपॉर्टेंट बेसिकली कंपोनेंट था पॉलिसी मेकिंग का। ठीक है, नाउ सिंस द ISLM मॉडल can help to explain how the money supply influence economic growth हो, ये भी हम समझेंगे कैसे। मनी सप्लाई और मनी डिमांड, ये दोनों LM के केस में हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप आगे चलेंगे, आपको पता चलता जाएगा कौन सी चीज किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है और कैसे उसे हमने पढ़ना है। ठीक है, नाउ इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इंस्टेंस एज measured by GDP। It became a key tool of macroeconomic policies until later that centuries। ठीक है, now in 1970s or 1980s, while inflation became the more of a major economic concern, the ISLM model fell out of favor and policymakers started focus on inflation and interested more than the money supply। now उसके बाद हुआ क्या कि as we all know कि 1970s और 1980s में हमारा एक न्यू कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ, दैट इज स्टैगफ्लेशन।
स्टैगफ्लेशन की वजह से जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर एक्चुअली गवर्न्ड बाय J.M. Keynes and his followers basically seems to be going to fall, or we can say going to fade it over a time. क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी बनी कि जो प्रिंसिपल्स कीन्स फॉलो करते थे या उनके फॉलोअर्स कहते थे, एडवोकेट करते थे, वैसी कुछ होती दिखाई नहीं दी। जैसे कि उनका एक कहना था इन्फ्लेशन और अपना इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते थे कि उनमें उनके अंदर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, और जीडीपी ग्रोथ में भी इनका एक नेगेटिव रिलेशन बताया गया। लेकिन 1970s और 80s में देखा गया कि इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा है, और जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। उस टाइम पे जो है एक नया जो टर्म निकल के आई, दैट इज स्टैगफ्लेशन। और हम बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्कशन में उसकी डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद ना जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका जो मेजर कंसर्न है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होने लग गया, इन्फ्लेशन की साइड और रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइड, और मनी सप्लाई से, जो कि ISLM मॉडल बेसिकली जिसकी बात करता है, वहां से जो उनका माइंड है वो शिफ्ट होने लग गया, ठीक है। वो मेजर कंसर्न ऑफ स्टडी जो है वो हमारा नहीं रहा, ठीक है। नाउ यहाँ इतनी बात रही, ये एक बेसिक इक्विलिब्रियम मॉडल आप अपने माइंड में अभी से रखें, पर इसको आप सबसे लास्ट पे मैं इस पे वापिस आऊंगा, फिलहाल इसको आप सिर्फ अपने माइंड में रखें। ठीक है, इसको सिर्फ आप अपने माइंड में रखेंगे कि LM और IS कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो बैलेंस होगा, और यही बेसिक इक्विलिब्रियम मॉडल है IS का। लेकिन अभी हमें ISLM को अलग अलग से पढ़ना है, उनके इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। नाउ वी हैव IS यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, इसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जो IS कर्व है ये ड्राइव हुई है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। सो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली होता कब है, जब दो चीजें बेसिकली हमारी बैलेंस होती हैं। फर्स्ट वन इज हमारा एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज सप्लाई, ठीक है। एक्सपेंडिचर को आप डिमांड भी कह सकते हैं, और सेविंग को आप स्पेंडिंग तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कह सकते हैं आप, इसको एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ सेविंग्स सप्लाई है, ठीक है। जहां पे जो हम स्पेंड करना चाहते हैं, जो खर्चा हम करना चाहते हैं, वो उतना हो पा रहा, उतना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना हमें मिल भी रहा है, सप्लाई के केस में हमें मिल भी रहा है। लेकिन अब ये हम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी हम डिमांड रखते हैं किसी चीज की उतनी उसकी सप्लाई नहीं होती। एक सिंपल सी एग्जांपल आप ले लें कि कभी कभी ऑनियन के प्राइसेस बढ़ते हैं, कभी कभी पल्सेस के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑफ सीजन प्राइसेस जो होते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है बट उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। कभी कभी बैड मॉनसून की वजह से, रेनफॉल की वजह से, कम होने की वजह से किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं होती, तो उस सीजन में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है बट उसकी सप्लाई नहीं होती। उस केस में ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। जितना देखो, वेयर द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इज इक्वल टू दैट ऑफ टोटल स्पेंडिंग्स, जितना हम खर्चा करते हैं उतना ही आउटपुट भी निकल के आए, मतलब उतनी ही सप्लाई भी हमें मिले। ये नहीं हो पाता, अगर नहीं हो पाता तो इक्विलिब्रियम नहीं है, और अगर हो रहा है तो इक्विलिब्रियम है किसमें, गुड्स मार्केट बेसिकली, ठीक है। सिंपल, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया। इट इलस्ट्रेट द रेट ऑफ इट इलस्ट्रेट बेसिकली क्या, इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम का रिलेशनशिप, showing that usually a fall in interest rate implies higher output. This downward slope happen because lower interest rate reduce cost of borrowing and thus would encourage increased investment by businessmen. ध्यान से समझना क्या कहा इसने, इन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं आई, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर फॉल करता है, यहां पे देखो ये पहली लाइन, इंटरेस्ट रेट अगर फॉल करता है तो आउटपुट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या ज्यादा हो जाता है, आउटपुट बढ़ता है।
और क्यों बढ़ता है इसके पीछे का उन्होंने बताया, दिस डाउनवर्ड स्लोप हैपन बिकॉज लोअर इंटरेस्ट, लोअर रेट्स जो होते हैं बेसिकली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स क्या है, बेसिकली जो हम लोन लेते हैं, जो हम लोन लेते हैं, अगर लोन लेने का रेट सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और बेसिकली जो लोग लोन लेंगे वही आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, सो दिस वुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। जो मैंने बात बोली, ये इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेसमैन की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकम बढ़ने की वजह से कंजम्पशंस भी बढ़ेंगी हाउस होल्ड्स की। तो बेसिकली एक साइकिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू होती है। आप ऐसे बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम्स बढ़ेंगी तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी और कंजम्पशंस भी बढ़ेंगी, और जितनी सेविंग्स बढ़ेंगी ना उतना ही ज्यादा फर्दर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये आप हमेशा याद रखना इन इकोनॉमिक्स, ठीक। तो जो हम लोग सेव करेंगे बैंक्स में उसी का आगे इंटरेस्ट रेट जाने, उसी का आगे इन्वेस्टमेंट होने वाला, ठीक है। तो ठीक है, ये तो एक अलग डिस्कशन रही, पर इस साइकिल को आप समझे इन लाइंस में जो कहा गया। अब इनको बेसिकली जो चीजें मैं यहाँ फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं जाके आपको सेकंड स्लाइड में अच्छे से समझ होंगे, जैसे डायग्राम में, ठीक है। तो इन चीजों को होल्ड करके रखें थोड़ी देर के लिए माइंड में। अदर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स दैट विल शिफ्ट आईएस कर्व, मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, शिफ्टिंग में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले देखते हैं आईएस कर्व जो है वो ड्राइव कैसे हुई, कैसे ये आईएस कर्व जो है वो बनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद इसकी शिफ्टिंग की बात है, ये कैसे शिफ्ट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ये है कि आईएस कर्व बनी कैसे, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे हमारे पास सबसे पहला रिलेशन, ये डायग्राम ए है, से याद रखना, ये बी है और ये सी, ठीक है। या इसको फर्स्ट कहो, इसको सेकंड कहो, इसको थर्ड कहो, ठीक है। सिस्टमैटिकली चलेंगे। ये यहां पे है आपके पास में इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था आर नॉट तो इन्वेस्टमेंट था आई नॉट, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कर गया फॉल, ठीक है, R0 से R1 पे आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ के I0 से I1 पे चला गया। तो मतलब यहां पे A से B की तरफ, तो मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नेचुरल सी बात है। क्यों बढ़ता है, रीजन बीइंग इज कि अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो कम होगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो कम हो। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बेसिकली क्या है, जो आप बैंक से जाके लोन लोगे उसके बदले में जो ईएमआई देनी है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट देना है, 10% है, 12% है, जितना भी है, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। वो क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम हो जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़े, अब ध्यान से समझो, जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है या एग्रीगेट डिमांड है, या मैं आप ऐसे बोलो वाई, इसको वाई से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल है, हम काफी टाइम से पढ़ते आए हैं कि इसका कंसेप्ट है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो सिर्फ इतना रखो, ठीक है, C प्लस आई प्लस जी इतना रखो। ओपन इकोनॉमी होगी तो फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ो। और अगर ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड या फिर इनकम शिफ्ट करती है तो इसके पीछे का रीजन है C I प्लस जी। C मतलब कंज्यूमर, I मतलब इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट, ठीक, कुछ भी कह सकते, G मतलब गवर्नमेंट, इनमें से किसी चीज में। अब दूसरी डायग्राम पे आ जाओ, बी वाली, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है। पहले आई नॉट वाला था, ठीक है, इसको इरेज कर दो, आई नॉट वाला, ये रहा आई नॉट वाला। जब इंटरेस्ट रेट कितना था भाई, इंटरेस्ट रेट था हमारा कितना कितना R0, ठीक है। तब हम यहां पे थे, ठीक है, कहां पे, Y0। इनकम कम थी, ग्रोथ कम थी, आउटपुट कम था बेसिकली, ठीक है, आउटपुट कम था, इतना याद रखो, आउटपुट कम था, ठीक है। नेशनल इनकम बोलते हो, आउटपुट बोलते हो, इसको मैं आउटपुट भी बोल सकता हूं, इसको मैं जीडीपी भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट फॉल किया, इंटरेस्ट रेट R0 से R1 पे आया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट I0 से I1 पे चला गया, यहां से यहां चला गया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी C प्लस आई प्लस जी कर्व है, ये वाली C प्लस आई प्लस जी कर्व थी, ये शिफ्ट होके यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई। ये वही A और B पॉइंट है, ये पॉइंट A है,
ये पॉइंट बी है, यही वाला ए और बी, ठीक है। यहां से यहां चली गई, तो मतलब आउटपुट बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा। ये देखो ना, वाई से वाई वन पे आ गया, नेशनल इनकम बढ़ गई हमारी, आउटपुट बढ़ गया। हुआ किसकी वजह से? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। इसके पीछे का रीजन क्या है, रूट काज क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना बेसिकली आईएसएल मॉडल में, यही तो हमें प्रूफ भी करना है। इसको मैं थोड़ा सा और, इस कर को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं यहां पे। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से गिर जाए, ठीक है, R2 पे आ जाए, तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, I2 पे आ गया, ठीक है। तो यहां पे समझो कि R1 से R2 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा और इन्वेस्टमेंट I2 पे आ गया, और इनकम्स और नेशनल इनकम और आउटपुट जो है वो और बढ़ गया, यहां पे आ गया Y2, यहां पे चला गया पॉइंट सी पे, ये पॉइंट सी है। यही जो 1 2 3 ये ए बी सी पॉइंट मैंने उठा के यहां रख दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हुआ किसकी वजह से? ऑफ कोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। नाउ जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को, यही ए बी सी पॉइंट को, ठीक है, ए बी सी पॉइंट को यहां ए, यहां बी, यहां सी, इनको एक्सटेंड करूंगा, नीचे लेके जाऊंगा, इसको भी नीचे लेके जाऊंगा, इसको भी नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठा के वाई एक्सिस पे ले आऊंगा, और यहां से नेशनल इनकम को उठा के एक्स एक्सिस पे ले आऊंगा, ठीक है, ले आया। और जहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की कर्व, ठीक है, और ये नेशनल इनकम वाली कर्व, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, 1 2 3, यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा नीचे, यही है हमारी आई एस कर्व। क्या है ये? आई एस कर्व। ए बी और सी एग्जैक्टली यही पॉइंट्स हैं जो यहां पे थे। हमने ये देखा था शुरू में, मैंने 2 लाइनों में आपको पढ़ाया कि हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम या आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अकॉर्डिंग टू आईएसएलएम मॉडल, अकॉर्डिंग टू आईएसएलएम मॉडल, अगर आईएसएलएम मॉडल नहीं, सिर्फ आईएस कर्व, अकॉर्डिंग टू आईएस कर्व, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज। ये सिर्फ आईएस की कहानी। अब अगर आपसे कोई पूछे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आईएसएलएम मॉडल का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, डाउनवर्ड दिख रहे हैं, कचरा बोल, ठीक है, डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड क्या होता है? नीचे की तरफ, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों है? ड्यू टू, सीधा रीजन है इसका, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों की वजह से, क्योंकि यहीं से तो ये बिल्ड हुआ पूरा रिलेशन, इन दोनों की वजह से ये इसका जो शेप है आईएस कर्व का, वो डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। ये रही एक बात। नाउ क्या ये आईएस कर्व जो है, ठीक है, क्या ये आईएस कर्व जो है, जो यहां पे दिखाई दे रही है, ये यहां से यहां जा सकती है, या यहां से पीछे आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं शिफ्ट हो सकती है, IS1 IS2? तो आंसर है यस, ये बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? वही चीज यहां पे लिखी है जो यहां भी लिखी थी, तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, यहां पे कि अदर एक्सोजीनियस वेरिएबल that will shift IS curve involves changes in government budget for spending। अगर गवर्नमेंट का बजट में चेंजेस आ जाए, गवर्नमेंट के बजट में चेंजेस क्यों और कैसे, यहां पे मैंने आपको बोला C+I+G, तो G भी एक मेजर रोल प्ले करता है इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करने में, और जो जो चीजें इसको शिफ्ट करेंगी वो IS कर्व को भी शिफ्ट करेंगी, ठीक है। नाउ यहां पे देखो, अदर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स दैट विल शिफ्ट IS कर्व इन्वॉल्व्स चेंजेस इन गवर्नमेंट बजट्स फॉर स्पेंडिंग, चेंज इन टैक्सेस, change in consumer confidence। For example, if there is an increase in government expenditure, या टैक्स कम हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ाया, टैक्स कम हो गया, मतलब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगी हमारी, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, देन द आईएस कर्व शिफ्ट टू राइट, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट होगी, मीन हायर आउटपुट एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे तो ही इसको शिफ्ट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, बट फिर भी
आईएस कर्व शिफ्ट हुई, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि अदर देन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे एक मिनट ध्यान से देखेंगे आप यहाँ, ठीक है। अब जितनी भी चेंजेस इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में होंगी वो सिर्फ आईएस कर्व के ऊपर ही शिफ्ट करवा सकती है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, वो सिर्फ हमें आईएस कर्व के ऊपर ही मूवमेंट करवा सकती है। जितनी भी इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चला जाए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चला जाए, यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, बट अगर पूरी आईएस कर्व को शिफ्ट करना है तो रीजन इज ऑलवेज अदर देन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट रेट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट के अलावा गिवन इंटरेस्ट रेट, उसी इंटरेस्ट रेट पे डिक्रीज हो जाएगी स्पेंडिंग या इंक्रीज हो जाएंगे टैक्सेस, जो इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड, या अगर इंक्रीज हो जाएगी स्पेंडिंग और डिक्रीज हो जाएंगे टैक्सेस जो यहाँ पे था, तो उस केस में आईएस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इसकी और चीजें भी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। वेदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स in the case of open model, we will cause an upward shift in AE, that is aggregate expenditure, aggregate demand, or income, or output, कुछ भी कह सकते हैं, which would cause shift in IS curve. Since we are assuming a closed economy with no government, with government आएगा इसमें, such autonomous shift can be shift either consumption or investment, ठीक है। consumption और investment, इसमें basically government भी है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में है कुछ एरर, ठीक है। C प्लस I प्लस G तीनों की वजह से इसमें शिफ्ट आ सकता है। अगेन कंजम्पशन इज लार्जली स्टेबल इन शॉर्ट रन, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू द शिफ्ट इन IS कर्व। Thus, due to optimistic business environment, people desire to spend more on investment, and each level of GDP and interest rate, aggregate expenditure curve can shift upward. This will at reach rate of interest given equilibrium level of income than before. This will shift IS curve rightward, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना माइंड में रखेंगे। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशंस, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन तीनों चीजों में से अगर कुछ भी चीज, कोई भी चीज चेंज होती है तो वो शिफ्ट करवाएगी किसको, आईएस कर्व को, जो बेसिकली बस इतना ही समझना जरूरी है कि इसकी वजह से शिफ्ट होगा। शिफ्ट का इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या दूसरी चीजों पे, वो हम इसके जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा उसमें जाके देखेंगे लास्ट वाली कर्व पे, ठीक है। नो, यहाँ पे आप एक बार शिफ्ट का भी देख लें, ठीक है। ये इस तरह से अगर इसमें इक्विलिब्रियम में ओवरऑल चेंजेस आती हैं तो आईएस कर्व जो है ये भी शिफ्ट करेगी। ये इक्विलिब्रियम 0, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 1 काज है क्या इसकी वजह से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हो रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर चेंज हो रही है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये शिफ्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अदर देन, बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इसको मैं यहाँ पे कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, इज कांस्टेंट एट दिस I0 में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जितने भी चेंजेस अदर देन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट है वो काज करेंगे शिफ्ट इन आईएस कर्व। इतना आपको माइंड में अपने रखना है कि अदर देन इंटरेस्ट रेट जितनी भी चीजें हैं वो उसमें शिफ्ट कराएंगे। और अदर देन इंटरेस्ट रेट कौन कौन सी चीजें हैं, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो सकती है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव सेकंड हाफ, दैट इज LM कर्व। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आईएस के कंपेयर में, ठीक है। नाउ द LM कर्व शोज where the money market is in equilibrium. Money market, we already know what is money market, that is short term market. There are number of transaction, there are number of types of transaction that are included under money market. Likewise call market, treasury bills, या और भी कुछ चीजें उसे डिस्काउंट बिल्स, वो तो ट्रेजरी बिल ही वो बेसिकली, ठीक है, वो सारी चीजें। एट एवरी पॉइंट ऑन LM, liquidity preference, income and the real interest rates are such that the amount of money demanded is equal to the amount the money supply. Basically इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखूं MD and MS, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। बेसिकली कौन कितना डिमांड कर रहा है मनी का और किसको कितना सप्लाई मिल रहा है मनी का, बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मार्केट कैसे रन करेगा, ठीक है। ये मार्केट बेसिकली है क्या, ये चीजों की डिमांड और सप्लाई की बात नहीं है, ये मनी की सप्लाई एंड डिमांड की बात है, ठीक है।
जिस चीज से हम डिमांड एंड सप्लाई करते हैं उसी चीज की डिमांड एंड सप्लाई, मनी की डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा समझ सकते हो आपके मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, और मनी की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। रिकॉल दैट इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न टू सेविंग्स। अब हमें ये कहा जा रहा है कि हम इस चीज को याद करें कि हमने अभी पढ़ा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ये चीज भी एक रिप्रेजेंट करता है कि हमें सेविंग्स पे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। सेविंग्स पे हमें क्या इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, कौन से सेविंग्स पे जो हमने बैंक में की हुई बेसिकली। एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑन टू कैश, और बेसिकली ये एक और तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये कॉस्ट है जो आप कैश को होल्ड करते हैं। आप अगर घर पे रखेंगे अपनी कैश को तो आप बेसिकली कुछ किसी चीज को गिव अप कर रहे हैं, वो है इंटरेस्ट रेट। अगर आप उसी कैश को बैंक में रखते तो उसके बदले आपको पैसा मिलता। As the interest rate increases, the demand for money decreases. नेचुरल सी बात है, इस पॉइंट को समझे, ये पॉइंट आपको पूरा एलएम समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को समझे जरा। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आप डिमांड फॉर मनी नहीं करोगे। डिमांड फॉर मनी मतलब पैसा अपने पास रखने की डिमांड नहीं करोगे, आप करोगे पैसा बैंक में रखने की कोशिश, क्योंकि आपको उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इट मींस कि एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी डिक्रीज, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज हो जाएगी। कन्वर्सली एज इनकम इंक्रीजेस मनी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। बट इसके अपोजिट जब इनकम्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी मनी डिमांड इसी बढ़ जाती है। नेचुरल सी बात है, हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं तो हम ज्यादा मनी की डिमांड करते हैं उस केस में। नाउ ये हुई एक साइड की बात, मनी सप्लाई की बात। नाउ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस पार्ट ऑफ एलएम कर्व्स नेम रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश पीपल आर विलिंग टू होल्ड इन जनरल देयर इज नथिंग कनेक्टेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन जनरल कितना लोग प्रेफर करते हैं पैसे को होल्ड करना इन द फॉर्म ऑफ कैश, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और इंटरेस्ट रेट, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, उनकी इनकम कितनी है। जैसे मनी की डिमांड और सप्लाई के केस में हम उसकी इनकम और उसकी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमें उसके इंटरेस्ट और इनकम से मतलब नहीं है। इन जनरल भी हम कितना प्रेफर करते हैं कि आज के टाइम की आप एग्जांपल लें कि पीपल आर प्रेफर तो नहीं बट मैं कहूंगा पीपल आर हैप्चुअल टू दिस डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन पेमेंट्स, तो कैश बहुत कम देखने को आपको मिलती है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज नथिंग, और वी कैन से लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज लीस्ट और लेस। बट इसी के अपोजिट अगर कोई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी, इस पर्टिकुलर दौर में भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को प्रेफर देता है, लिक्विडिटी को प्रेफर करता है, तो उसकी प्रेफरेंस लिक्विडिटी की ज्यादा है, वो होल्ड करना चाहता है इन जनरल भी कैश को ज्यादा, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। व्हाइल व्हेन पीपल प्रेफर टू होल्ड मोर कैश, रिलेटिवली स्पीकिंग एलएम कर्व विल बी फ्लैटर। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्यों फ्लैटर हो जाएगी? क्योंकि लोग मनी की डिमांड ही जो है वो ज्यादा करेंगे, सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, इसी का अपोजिट है कि अगर लोग होल्ड कम करेंगे, ठीक है, ज्यादा के बजाय कम करेंगे, तो ये जो एलएम कर्व है ये फ्लैट होने के बजाय, ऐसे फ्लैट होने के बजाय ये स्ट्रीप होने लग जाएगी। ये मैं अभी आपको आगे क्लियर करूँ। नाउ द एलएम जो है वो रेफर टू मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, एमडी इज इक्वल टू एमएस। जितनी हमें सप्लाई चाहिए, जितनी हमें डिमांड है, उतनी हमें सप्लाई में किसकी, मनी की। दिस कर्व illustrates a positive relationship between interest and output. That is why एक कर्व आपने देखी अभी थोड़ी देर पहले, आपने एक कर्व देखी जिसका नाम IS था, वो illustrate कर रही थी नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट के बीच में, है ना। क्यों लिखा मैंने ये, क्यों आउटपुट, ठीक है, आउटपुट के बीच में। बट यहां पे हमने क्या एक लाइन पढ़ी कि ये जो कर्व है ये इलस्ट्रेट कर रही है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट। मतलब कि ये जो कर्व है, अभी तक तो मैंने आपको एलएम कर्व शो नहीं की, हाँ पे शुरू में की थी थोड़ी, लेकिन ये हमें पता चला कि ये कुछ इस तरह की होगी एलएम। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन बताएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट में।
कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना आउटपुट भी बढ़ेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना इतना आउटपुट भी कम होगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगी, पीपल ट्राई टू होल्ड लेस मनी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर मनी कम होगी और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बैंक्स में पैसा जाएगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम्स बढ़ेंगी एंड हाई आउटपुट जनरेट होगा। हाई प्रोडक्शन होगी तो आउटपुट भी जनरेट होगा ही। ठीक है, क्यों? अच्छा, उस साइकिल को उन्होंने भी समझाया है। कैसे? हायर द आउटपुट राइज द डिमांड फॉर मनी विल बी, एंड thus in the interest rate the LM curve has this upward slope because it illustrates that people demand more liquidity to prefer additional transactions as income goes up, and higher rate of interest have offered in order to equilibrate the money market. So since demand for liquidity अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसको कंप्लीमेंट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मनी मार्केट में उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स भी हायर होंगे। जो वेरिएशन होगी मनी सप्लाई या फिर चेंजेस होंगी जो प्राइसेस लेवल में, वो मूव करवाएंगे किसको? एलएम कर्व को। यहीं पे आप, मैंने बोला था आपकी एक स्लाइड जो है वो आगे जाके समझ आएगी। सो यहां पे आप देखें, ठीक है, यहां पे आप देखें कि हर एक बढ़ते इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3%, 5%, 7% क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इसी को अगर आप यहाँ पे आगे ले जाएंगे, इसी कर्व को आगे ले जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा इनकम्स, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, इतना था, इतना था, तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है, ये नॉट, ये 1, ये 2 होगा, ठीक है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता जा रहा है, एक मिनट, हाँ, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता जा रहा है उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है, और इसी से हमने पॉइंट से बनाया एलएम कर्व, ठीक है। इसी पॉइंट से हमने बनाया एलएम कर्व। अंडरस्टूड? कोई इसमें दिक्कत? एलएम कर्व की जो डेरिवेशन है कि कैसे एलएम कर्व ड्राइव हुई, ये बिल्कुल सिंपल है ना। समझने वाली चीज है कि कौन सी चीजें जो है एलएम कर्व को शिफ्ट करने वाली। जाहिर सी बात है, जिन चीजों से बेसिकली जो कर्व बनी है वही काज करेंगे उसको शिफ्ट करने के लिए। जैसे पर्टिकुलर आईएस के केस में हमारे पास सी था, आई था, जी था, या ओपन इकोनॉमी के केस में एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स थे। उसी तरह से अगर एलएम कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट, एलएम कर्व, द एलएम कर्व द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन द market for money shifts for two reasons. First one is change in money demand and change in money supply. उन्हीं दो रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से ये कर्व बनी है, वही दो रीजन की वजह से शिफ्ट हो सकती है। इफ मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, ceteris paribus, मतलब other things are being constant, rate of interest is lower high at the each level of income. In other words, LM curve shift right या left, that is because any given level of output, more money या less money means a lower या higher interest rate. सिंपल सा समझे, एलएम कर्व दो रीजन की वजह से शिफ्ट करेगी, या तो मनी की डिमांड बढ़ जाए या मनी की सप्लाई बढ़ जाए। और मनी की सप्लाई या डिमांड कम ज्यादा होगी जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, तो पीपल टेंड टू डिमांड लेस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। दूसरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। कौन सी डिमांड फॉर मनी की बात हो रही है? उस डिमांड फॉर मनी की बात हो रही है जो पीपल आर वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बेसिकली। तो फिर जब ये बेसिकली मनी की डिमांड ऊपर नीचे हो रही है तो सप्लाई भी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। और हम ये आगे देखेंगे कि सप्लाई इस केस में बेसिकली कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हाँ, इसमें प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। इंटरेस्ट का ही पूरा गेम है इसमें, ठीक है। नो, इतनी चीज आप
बस दो चीजें याद रखें कि चेंज जो होगा मनी की डिमांड या मनी की सप्लाई में, वही शिफ्ट करवाने वाला है किसको, एलएम कर्व को। और ये जो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी है, बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से हो रहा है। नाउ ध्यान से देखें कि कैसे एलएम कर्व शिफ्ट कर रही है मनी सप्लाई की वजह से। ये मनी की सप्लाई है जो कि वर्टिकल आपको दिखाई दे रही है, और ये मनी की डिमांड है। मैं एक बार यहां पे बना दूं, ठीक है, एक बार को, ये मनी की डिमांड है, वही एमडी, ये एमएस, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये रियल मनी का बैलेंस है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब मैं इस एमएस को ऐसे ना बना करके यहां पे सीधा बना रहा हूं, ठीक है, सीधा बना रहा हूं। रीजन इसके पीछे का दैट इज कि मनी की सप्लाई इज फिक्स्ड और कांस्टेंट और कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटी या आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी कहो, कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इट मींस हम इसको सीधा रखेंगे, ये है एम एस। नाउ जो भी होगा वो एम डी करेगा, मनी की डिमांड करेगी, ऊपर नीचे होगा तो मनी की डिमांड करेगी, इधर उधर होगा तो मनी की डिमांड करेगी। लेकिन क्या हो अगर ये एम एस ही अपनी जगह से शिफ्ट होकर यहां चला जाए विद गिवन मनी डिमांड में नो चेंज इन मनी डिमांड में अगर चेंज होता तो मनी डिमांड वाली कर्व भी आगे शिफ्ट करती। लेकिन अभी एक साइड देखी हमने, मनी की सप्लाई ही शिफ्ट हो जाए तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गोइंग टू फॉल, सोचो एक चीज मैंने अभी आपको कही इससे पहले, मनी की डिमांड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, मनी की डिमांड बहुत कम हो जाती है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपनी जगह लाने के लिए वापस हमने मनी की सप्लाई को मनी की डिमांड के इक्वल करना था। मनी की डिमांड कम हो चुकी थी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। मनी की डिमांड को फिर से अपनी जगह लाना है हमने, या फिर मनी की डिमांड ऐसे डी एम डी को हमने एम एस के इक्वल करना है, ये वही है ना, इसको एम एस एम डी भी लिखूंगा तो एक ही चीज है, ठीक है। मनी की डिमांड बहुत कम हो गई, हमें मोटिव क्या है, एम एस को एम डी के इक्वल करना है। सो ऑटोमेटिक जब एम एस की सप्लाई को हम बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी एम डी कम हुआ, इसको जब बढ़ाए ऑटोमेटिक रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा डिमांड फॉर मनी फिर से बढ़ने लग जाएगा, जो पहले गिर गया, और फिर से मनी मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो डिस्कशन नहीं थी, डिस्कशन ये थी कौन सी चीजें शिफ्ट करवा रही है मनी सप्लाई, बेसिकली एलएम कर्व को। तो एलएम कर्व को जब ये एम एस कर मनी सप्लाई की कर्व शिफ्ट कर जाएगी तो इसका इफेक्ट वहां पे पड़ेगा, कहां पे, इसका इफेक्ट यहां पे पड़ेगा, ठीक है। यहां पे ये देखो ना, ये वाली कर्व, ये कौन सी कर्व थी, ये एम एस कर्व, ये बिल्कुल कौन, अगर यही शिफ्ट कर जाएगी तो ये कर्व भी शिफ्ट कर जाएगी एलएम, ठीक है, ये शिफ्ट कर जाएगी। पहली चीज, पहला केस, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देखो, अब मैंने एमएस को शिफ्ट रखा, जैसे इसमें एमडी को शिफ्ट रखा था, मनी की डिमांड को, यहां पे मैंने मनी की सप्लाई को फिक्स्ड रखा, मतलब इसमें चेंजेस फिक्स तो है ही है वो, बस इसमें चेंजेस नहीं करवाए। इस बार चेंजेस किसमें करवाए, MD1 और MD2, मनी की डिमांड और मनी की डिमांड सेकंड। तो जब मनी की डिमांड यहां से यहां शिफ्ट हुई, ए से बी में शिफ्ट हुई, ठीक है, यहां से यहां पे शिफ्ट हुई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ठीक है, ग्राफिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। और जब ये बढ़ेगा यहां पे, ठीक है, मनी की ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अदर देन इंटरेस्ट रेट, तो
उस केस में भी LM कर्व में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, LM कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये नए जो पॉइंट्स हैं वो ओरिजिनेट, अंडरस्टूड। तो ये दो चीजें जो हैं ये IS सॉरी LM कर्व को शिफ्ट करवा रहा है। अब इन पूरी जितनी भी हमने अभी तक इससे पहले की स्लाइड्स पढ़ी उन सबका एक ना क्रक्स मैंने यहां पे दे दिया, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट या टैक्सेस। मनी सप्लाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा। रिजल्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट आई, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, LM कर्व शिफ्ट टू राइट वाला। यही जो एक स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से क्वेश्चन जो है पूरी डिस्कशन का, इसी में से क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर और यही देखो, यही ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फैक्टर्स है ना, एलिमेंट्स है ना, यही इस वाले डायग्राम में वापस चलो इसको शिफ्ट करवाते हैं, इसको शिफ्ट करवाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी एक कोई लाइव एग्जांपल लो, यहां से लाइव एग्जांपल लो। मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मनी की सप्लाई किसका फैक्टर है? LM कर्व का है। मनी की डिमांड किसका है? LM का। अच्छा एक चीज ये बता दो, ये दोनों मनी की सप्लाई और मनी का डिमांड ये LM के हैं फैक्टर है, मतलब LM के फैक्टर क्या बोलेंगे इसको, LM के एलिमेंट्स, ठीक है बेसिकली। और जो इसके नीचे वाले हैं बाकी सारे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये है IS का। तो अगर इन दोनों में से मनी सप्लाई और मनी डिमांड में से किसी में चेंज आएगा तो शिफ्ट किस में होगा? तो शिफ्ट होगा LM कर्व। LM कर्व को मैंने शिफ्ट कर दिया, चलो ये LM कर्व को मैंने शिफ्ट कर दिया। किस वजह से शिफ्ट किया? कि भाई किस वजह से शिफ्ट किया कि ये जो मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई अप हुई, मनी सप्लाई बढ़ी, ऑटोनोमस चेंज हुआ, ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट रेट। ऑटोनोमस इज ऑलवेज बेसिकली कनेक्टेड विद, या फिर कैन से किसके साथ जोड़ के देखेंगे? ऑटोनोमस मतलब जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो ऑटोनोमस है, जो इंडिपेंडेंट है, अंडरस्टूड। तो जब मनी सप्लाई अप हुई, मनी सप्लाई बढ़ी, तो इनकम बढ़ी, इंटरेस्ट डाउन हुआ, इनकम बढ़ी, इंटरेस्ट डाउन हुआ। क्या ऐसा हुआ? इनकम बढ़ी और इंटरेस्ट डाउन हुआ? ऑफ कोर्स। यहां देखो, इनकम बढ़ी, इनकम Y2 पे गई और इंटरेस्ट डाउन हुआ, इंटरेस्ट R2 पे आ गया, इंटरेस्ट डाउन हुआ, इनकम बढ़ी। LM कर्व शिफ्ट हुई किसकी वजह से? मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, ठीक है। रैशनल क्या है? I डाउन LM शिफ्ट टू राइट, I डाउन LM शिफ्ट टू राइट, I डाउन LM शिफ्ट टू राइट, यही तो रैशनल है इसके बिहाइंड। आप कोई भी यहां से उठाओगे केस, कोई भी केस यहां से उठाओगे और उसको फर्स्ट वाली डायग्राम के साथ में बना के देखोगे तो आपको सब आपके सामने समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चन में से पूछा जाएगा कि C के बनने से, I के बनने से, G के बनने से, किसी और की चीज के बनने, ये T जो है ये टैक्सीज है, ठीक है, टैक्सीज। ये G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। I मतलब इन्वेस्टमेंट, C मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन बोल सकते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ठीक है। MD मतलब मनी डिमांड, MS मतलब मनी सप्लाई। कोई कंफ्यूजन इसमें होगी तो आप कमेंट में पूछें। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चैट का टैब अवेलेबल है, रोज जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे डिस्कशन करते हैं हमारे साथ, आप भी वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। नाउ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम आप लोग समझ चुके हैं, बेसिकली मुझे उसका समझाने की बार बार जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट डायग्राम आपने पढ़ी वही है, और उसके बाद हमें यह बताया जा रहा है कि अगर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, पहले तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर ये हो इक्विलिब्रियम 2। ये क्यों हुआ? क्योंकि जितना शिफ्ट IS में हुआ उतना ही शिफ्ट LM में भी हो गया। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? यही चीजें हमें पढ़नी है। इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। अब ध्यान से समझना, मैं एक केस आपके सामने प्लॉट करता हूं और उसके बाद हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे था, ये LM कर्व 1 थी, ये IS कर्व 1 थी। इस पूरी कर्व को भूल जाओ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है, इनको दोनों को भूल जाओ एक मिनट के लिए। चलो इसको भूलने से अच्छा है हम सिंगल वाली डायग्राम पे ही जाके डिस्कशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं डिस्कशन। ठीक है, ये मेरे पास LM कर्व थी,
तो हुआ यूं कि आई एस कर्व ने शिफ्ट कर दिया, आई एस कर्व ने शिफ्ट कर दिया। आई एस कर्व शिफ्ट क्यों करेगी? सी प्लस आई प्लस जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ये शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू अपवर्ड साइड। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारी इनकम्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। नाउ बट अथॉरिटीज चाहती हैं कि ऑलरेडी ही हमारी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा थी, या मनी सप्लाई तो नहीं बोल सकते, हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था, और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से और इनकम्स बढ़ चुकी हैं, और इससे क्या होगा कि अब हमें से किसी तरह कंट्रोल करना है। तो अब कंट्रोल करने का तरीका यह है कि एलएम कर्व के अंदर कुछ शिफ्ट्स लाई जाए, है ना, एलएम कर्व के अंदर शिफ्ट्स लाई जाए। बेसिकली इस इंटरेस्ट रेट को मैच किया जाए दूसरे मार्केट के साथ, गुड मार्केट्स को मनी मार्केट के साथ में अटैच। अभी देखेंगे कि मनी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इधर रह गया, एक ही चीज में शिफ्ट हुआ, सिर्फ आईएस में शिफ्ट हुआ, एलएम में कोई शिफ्ट नहीं हुआ। या फिर इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखना है तो कैसे करें? उस केस में एलएम कर्व में शिफ्ट करवाई जाती है, और शिफ्ट करवाने के दो तरीके हैं, या फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। अब मान के चलो मुझे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट रेट को फिर से R1 पे रिस्टोर करना है और इकोनॉमी को स्टेबल करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितना शिफ्ट आईएस कर्व में हुआ मैं उतना ही शिफ्ट एलएम कर्व में भी करवा दूंगा, उतना ही शिफ्ट एलएम कर्व में भी करवा दूंगा। ठीक है, उतना ही शिफ्ट मैंने एलएम कर्व में भी करवा दिया यहां पे। तो इंटरेस्ट रेट्स फिर से अपनी जगह पे आ गए, और इनकम्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इनकम भी हमारी बढ़ गई। अंडरस्टूड? इनकम पे भी हमारी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आ गया हमारा। ये इसलिए समझाया कि कभी कभी गवर्नमेंट इस तरह की चीजें यूज करती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, चीजों को फिर से बैलेंस करने के लिए। इस चीज को 1 मिनट के लिए भूल जाएं आप कि दोनों को इक्वल बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। हो सकता है एक चीज बढ़े दूसरी ना बढ़े, उस टाइम पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कैसे काम करती है। ये फिगर के ये आप इसमें डायग्राम में आप पढ़ लेना, या किस किस तरह से क्या क्या हुआ। मैं सीधा चलूंगा। इफेक्टिवनेस, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन आईएसएलएम फ्रेमवर्क। क्या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना, ठीक है, बेसिकली ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस का मतलब वही है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आईएस कर्व ऐसे है, अगर आईएस कर्व ऐसे है, अगर एलएम कर्व ऐसे है, या अगर एलएम कर्व ऐसे है, इसके अपोजिट एक और केस है, अगर एलएम कर्व ये है, क्या है ये ज्यादा फ्लैट है, या एलएम कर्व ज्यादा ये है, क्या है, स्टीप है, क्या है, स्टीप है। उस पर्टिकुलर केस में किस पॉलिसी का ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है? कौन सी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव? मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी या फिस्कल पॉलिसी? बेसिकली बस इतनी सी चीजें पढ़नी। नौ ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी लेंथी है। द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी है, काफी अच्छे से मैंने शायद पढ़ाया भी है आपको। हाँ, ये पढ़ाया होगा मैंने मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसीज होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। बहुत सारी चीजें इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स है, रेपो रेट्स है, एसएलआर है, सीआरआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, और भी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। उनका यूज करके गवर्नमेंट बेसिकली किसको इन्फ्लुएंस करती है? मनी की सप्लाई को। जब मनी की सप्लाई कंट्रोल होती है तो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम्स ऑलरेडी सब चीजें अपने आप रास्ते पे आ जाती है। दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। ये मैं आपको पहले बात बता चुका। व्हेन द मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, it is an expansionary monetary policy. This shows by shift LM curve to the right. जब पैसा खूब आएगा, मनी की सप्लाई खूब होगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो ऑफ कोर्स एमडी बढ़ रहा है, एमएस कम है। एमडी के बनने से क्या होता है? एमडी जब अप होता है, हमने सबने पढ़ा एमडी अप होगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एलएम कर्व शिफ्ट करेगी, राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, एमडी था, ये एमएस कितना ही था, एमडी इंक्रीज हुआ था, एमडी
तो एमडी के बनने से क्या होगा, हमारा एमडी के बनने से हमारा एलएम कर्व शिफ्ट करेगा। और अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाए, तो पहले तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज किया तो ये कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एलएम कर्व को लेफ्ट पार्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। इतनी चीज समझ आ गई। नाउ देखो ये जो चीज हमने समझाई, ठीक है, या तो एलएम कर्व इधर जाएगी या एलएम कर्व इधर जाएगी। ये जाएगी किसकी वजह से, ये जाएगी सप्लाई की वजह से, मनी की सप्लाई की वजह से, मनी की सप्लाई की वजह से। अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है तो ये राइट वर्ड जाएगी, मनी की सप्लाई कम है तो ये लेफ्ट वर्ड जाएगी। रीजन बीइंग हमें पता है क्या है, ठीक है। और अगर ये राइट जाती है तो ये बढ़ता है, ये कम होता है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, ठीक है। क्या है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। नाउ इस स्लाइड को आप समझेंगे ध्यान से। बट द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ एलएम कर्व। एलएम कर्व की शेप कैसी है, इसी में से क्वेश्चन पूछ जाता है कि इफ एलएम कर्व इज स्टीप, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है। इफ एलएम कर्व इज फ्लैट, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है। एंड आईएस कर्व सेम एज फॉर आईएस कर्व, आईएस कर्व का शेप कैसा है उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस रहेगी या फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। नो, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव इफ एलएम कर्व इज स्टीप। ध्यान से सुनते जाओ मेरी चीजें, जो भी बता रहा हूं इस 10-15 मिनट के लेक्चर में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। A steep LM curve means that demand for money is less interest elastic। ठीक है, हमने क्या बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, शुरू में क्या पढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज्यादा होंगे तो डिमांड फॉर मनी, एमडी लिखते हैं, चलो इस पर एमडी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर एलएम कर्व कैसी होगी, एलएम कर्व स्टीप होगी। स्टीप कैसी होती है, ये यू, ठीक है, यू। और फ्लैट कैसी होगी, कुछ इस तरह से, ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट। अगर स्टीप है, एलएम कर्व स्टीप है, तो इस इंटरेस्ट और मनी की डिमांड के बीच में कुछ खास रिलेशन नहीं होगा, ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिलेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी बढ़ेगा तो मनी की डिमांड के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा। अब सुनना, द लेस इंटरेस्ट इलास्टिक the demand for money, larger is the fall in interest rate when the money supply is increased। क्या समझ आया कि मनी अगर एलएम कर्व स्टीप है, एलएम कर्व स्टीप है, तो आप मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करेगा, जब फॉल तो करेगा, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। जब ये फॉल करेगा, इसके फॉल करने से मनी की डिमांड के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। इसको इतना याद रखो, मैंने बोला था मेरी पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड में जाके समझ आएगी, ठीक। नो, यहां पे देखो, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट E1 है, ये पॉइंट E2 है। सारी मैं इसमें सिर्फ इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। सबसे पहले एलएम कर्व 1, एक मिनट, हाँ, एलएम कर्व 1 और आईएस कर्व को याद रखो, ये दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये आर ओरिजिनल और ये वाई ओरिजिनल, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये। अब क्या हुआ, दो केस बता रहा हूं, एक देखो, एक ध्यान से देखना, एक में एलएम कर्व जो है ना, एलएम कर्व जो है वो क्या है, फ्लैट है। एलएम कर्व जो है वो फ्लैट है, वो ऐसे है, इस तरह से इसका जो इसका फेस है वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ है। और एक देखो, इसके आगे लिखा भी हुआ है एस, ठीक है, स्टीप वाली, ये थोड़ी सी सीधी है, थोड़ी सी सीधी, एलएम कर्व सीधी, आगे समझ, एलएम कर्व सीधी। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बताई कि एक स्टीप है, एक लेस, एक स्टीप है, एक फ्लैट है। अब देखो, एक स्टीप है, एक फ्लैट है। जब एलएम कर्व स्टीप होगी, जब एलएम कर्व स्टीप होगी, तब दैट मींस डिमांड फॉर मनी इज लेस इन इंटरेस्ट इलास्टिक, और हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन डिमांड फॉर मनी इज लेस इंटरेस्ट इलास्टिक, लेस यहां पे आएगा, लेस इंटरेस्ट इलास्टिक,
to the change in interest rate, an increase in money supply is more powerful in bringing about a large fall in interest rate. A fall in interest rate leads to higher increase in investment and the national income. आप समझ आई बात कि जब जब इंटरेस्ट जब जो हमारा इंटरेस्ट है वो मनी डिमांड के एमडी के साथ इनइलास्टिक है, तब जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन मनी की डिमांड के साथ में अभी इनइलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक और इनइलास्टिक में मान के चलता हूं, आपको पता होगी ये चीजें। ठीक है, और जब मनी की सप्लाई बढ़ी इंटरेस्ट रेट ज्यादा फॉल करेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इनकम ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ देखो, जब एलएम कर्व फ्लैट है, ठीक है, स्टीप ना हो करके, ये स्टीप का केस था, ठीक है, जब स्टीप थी। अब जब फ्लैट है तो ये लेस इफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी उस केस में। यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव थी, यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव है। इसका क्रक्स भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, लेस इफेक्टिव है मीन्स दैट मनी की डिमांड जो है, दैट डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। अब अगर आपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया तो मनी की डिमांड भाग के किसी जगह चली जाएगी। आपने इंटरेस्ट रेट को 2% से कम ज्यादा करने की कोशिश की तो मनी की डिमांड 10%, 15% से कम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम मनी की डिमांड इंटरेस्ट इलास्टिक है, ना कि इनइलास्टिक है। जब इलास्टिक होती है तो मतलब कि अब एलएम कर्व कैसी है, फ्लैट है। ये देखो फ्लैट है। फ्लैट का मतलब समझते हो? मैं फ्लैट, एक मिनट यहां पे फ्लैट कर्व बना देता हूं। ये एक फ्लैट कर्व, इस तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरफ मनी की डिमांड। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। आप देखोगे कि ये स्पेस और ये स्पेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है मतलब इस स्पेस के हर एक पॉजिटिव स्पेस के बाद क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, ये स्पेस बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर और इसको स्टीप करके देखो, इसको और सॉरी फ्लैट करके देखो, इस तरह से फ्लैट और करके देखो, थोड़ा सा नीचे करके देखो, तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से कि यहां पे चेंजेस कम हो रही हैं पर यहां पे चेंजेस ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो यही मतलब है, जब फ्लैट एलएम कर्व है तो लेस इफेक्टिव हो जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्राइक करेंगी आपकी मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई पे स्ट्राइक होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्ट्राइक होगा। मनी सप्लाई अगर आपने ज्यादा की, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम हुआ तो मनी की डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव नहीं है। द मोर इंटरेस्ट इलास्टिक इज द डिमांड फॉर मनी, द स्मॉलर इज द फॉल in the rate of interest when the money supply is increased. A small fall in interest rate leads to small increase in investment and incomes. इसकी वजह से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारे इनकम्स या इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ने की वजह से। नाउ यहां पे आ जाओ, इस चीज में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो समझ में आ गया, स्टीप और फ्लैट वाला भी समझ आना बहुत जरूरी था, लेकिन ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये है हॉरिजेंटल, ये है वर्टिकल। अंडरस्टूड? जब एलएम कर्व हॉरिजेंटल है एलएम कर्व यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव। क्यों? गौर से देखना, ये इतनी फ्लैट थी, फिर इतनी फ्लैट हुई, फिर इतनी फ्लैट हुई, फिर इतनी फ्लैट हुई, आते आते ये इतनी होगी। जब तक ये स्टीप थी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इफेक्टिव थी। अभी पढ़ के आए ना, जैसे जैसे ये फ्लैट होती गई, ये होते होते बिल्कुल फ्लैट हो गई, हॉरिजेंटल हो गई, तब कंप्लीट इनइफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसीज एलएम कर्व हॉरिजेंटल होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, बिकॉज डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक। अब यहां पे ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक हो चुका है। क्या? इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के बीच में रिलेशन। इन दिस केस
ये लिक्विडिटी ट्रैप का केस भी होता है। यहां से आते 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 अब ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये लिक्विडिटी ट्रैप का भी होता है कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। नाउ अनदर हैंड, if the money supply LM curve is vertical, monetary policy is highly effective, ठीक है। ये LM curve vertical है parallel to y axis because of money demand is perfectly inelastic to the interest। ये दो केस आपको याद रखने। ठीक इसी तरह के दो केस IS के केस में भी, ठीक है। IS के केस में if IS case is vertical, monetary policy is ineffective। IS के केस में भी अगर वर्टिकल है IS कर्व तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, लेकिन LM के केस में अगर वर्टिकल है तो इफेक्टिव, मतलब अपोजिट है दोनों। तो वहां पे फ्लैट के केस में इफेक्टिव था, एक मिनट मुझे फिर से देखने दो, यहां पे क्या है, हॉरिजेंटल के केस में इनइफेक्टिव है, यहां पे हॉरिजेंटल के केस में इफेक्टिव, ठीक है। दोनों का अपोजिट केस है, LM कर्व के केस में, LM कर्व के केस में और IS कर्व के केस में। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं हो रही, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मैं यहां पे लिख रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी LM और IS। LM के केस में वर्टिकल है तो इनइफेक्टिव ना, वर्टिकल है तो इफेक्टिव, वर्टिकल है तो इफेक्टिव। इसमें IS के केस में वर्टिकल है तो इनइफेक्टिव, और LM के केस में अगर हॉरिजेंटल है तो इनइफेक्टिव है, इसके केस में अगर हॉरिजेंटल है तो इफेक्टिव है। दोनों का केस अपोजिट है। यही क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। एक इसकी कंबाइंड डायग्राम है इसकी, उसमें कुछ इस तरह से है, ठीक है। IS LM इस तरह से, तो एरिया बताया गया है A B एंड C, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन ए में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, रीजन बी में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे IS अगर फ्लैट है, LM अगर फ्लैट है, यहाँ पे हॉरिजेंटल है, यहाँ पे IS और LM अगर वर्टिकल है, तो कौन सी पॉलिसी जो है यहाँ पे किस पोर्शन में किस रीजन में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। ये रही बात मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमारे पास फिस्कल पॉलिसी भी है, ठीक उसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसी तरह फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होती है अगर LM कर्व वर्टिकल होगी तो फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी, और अगर LM कर्व वर्टिकल होगी तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। इन दोनों के केस में भी नेगेटिव रिलेशन है। यहां पे LM कर्व इनइफेक्टिव है, किसमें, वर्टिकल में, लेकिन वहीं पे वर्टिकल में IS कर्व, IS नहीं, वर्टिकल में इफेक्टिव LM कर्व किसके केस में, मॉनेटरी पॉलिसी के केस में इफेक्टिव। ये किसका केस है, फिस्कल पॉलिसी। यहां पे LM कर्व इनइफेक्टिव है हॉरिजेंटल के केस में, ठीक है। ये देखो, इट मींस डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे हॉरिजेंटल के केस में ये इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है फिस्कल में, और मॉनेटरी पॉलिसी के केस में ये इनइफेक्टिव है, यानी अपोजिट। इसी तरह से यहां पे देखो लास्ट केस, ये कहां पे गया, अच्छा ये LM, हाँ ये IS कर्व अगर हॉरिजेंटल है, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव इज इफ IS कर्व इज हॉरिजेंटल, लेकिन वहीं पे फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव इफ IS कर्व इज हॉरिजेंटल। यहां पे अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती तो यही हॉरिजेंटल IS इफेक्टिव होती, यहां पे इनइफेक्टिव, ठीक है। ये, और यहां पे देखो वर्टिकल में ये इफेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी केस में, मॉनेटरी पॉलिसी केस में ये वर्टिकल में इनइफेक्टिव है। ये है वो बेसिक रीजंस, बेसिक डिफरेंसेस जो आपको वही पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ISLM मॉडल कंप्लीट विद द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया। कोई भी कंफ्यूजन होगी आप कमेंट करें। नोट्स आपको बहुत जल्दी, जैसे ही लेक्चर खत्म होते हैं, वैसे जितने लेक्चर खत्म हो रहे हैं मैं साथ ही साथ जो है वो अपडेट करता जा रहा हूं। और बाकी के लेक्चर्स, बाकी के यूनिट्स जो हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हैं, वो जाके आप जरूर देखेंगे, जरूर वहां से पढ़ें। 3 हमारे पास है, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें वहां से जाके। इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो
मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, चैट सेक्शन पे जाएं, चैट आप वहां से कोई मैसेज करेंगे तो वो डायरेक्टली मेरे पास रिसीव होगा। जैसे ही मुझे टाइम होगा होपफुली मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूँ। ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा आपके लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें।